औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग शुरू किए हैं। ये जो स्लाइड्स है ये डॉक्टर इनाम साहब ने लिखे हैं KMUIHS और काज़ीपीडिया ने इन स्लाइड को कंपाइल किया हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, सबसे पहले जो है वो है डिजिटलाइजेशन। देखो, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिजिऑक्सिन जो है इसका हाफ लाइफ ज़्यादा है। तो जब इसे हम पेशेंट को देंगे तो ये इसका जो थेरापेटिक लेवल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन में, इसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, इसका जो थेरापेटिक लेवल है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, कुछ दिन लेगा ताकि वो थेरापेटिक लेवल तक पहुंच जाए। तो इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को हम एक स्पेशल डोज दे देते हैं जिसे हम लोडिंग डोज कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइज देने से पहले, डिजिऑक्सिन देने से पहले पेशेंट को हम एक स्पेशल डोज दे देते हैं जिसे हम लोडिंग डोज कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन, कि पेशेंट को हमने डिजिटलाइज किया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटलाइज in a dosage schedule designed to produce and then maintain optimal therapeutic concentration of its cardiotonic glycoside। तो ऐसा करते हैं कि हम डिजिटलाइज दे देते हैं और इस डिजिटलाइज को हम एक डोजेज शेड्यूल के हिसाब से दे देते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास फिर क्या होगा, जो कि इस ड्रग का थेरापेटिक कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगा। Digoxin has lower therapeutic window and margin of safety is very low। therapeutic window, देखो भाई, एक हमारे पास होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और एक हमारे पास होता है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, MEC और MTC। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा में इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए ड्रग का कि वो हमारे पास थेरापेटिक इफेक्ट दे दे, ट्रीटमेंट इफेक्ट दे दे। ट्रीटमेंट कि हमारे पास ब्लड के प्लाज्मा में ड्रग का इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि वो हमारे पास ट्रीटमेंट इफेक्ट दे दे, थेरापेटिक इफेक्ट दे दे। इसे हम कहेंगे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि हमारे पास ब्लड के प्लाज्मा में ड्रग का इतना डोज कि वो हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, इसे हम कहेंगे मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास होता है थेरापेटिक विंडो। इन दोनों के बीच में हम कहलाएंगे इसे थेरापेटिक विंडो। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बीच में होता है थेरापेटिक विंडो। थेरापेटिक विंडो सिंपली आप ये कहो कि हमारे पास सेफ्टी ऑफ ड्रग है, ठीक है, ये हमारे पास सेफ्टी ऑफ ड्रग है, सेफ्टी ऑफ ड्रग। तो डिजिऑक्सिन का थेरापेटिक विंडो जो है वो हमारे पास कम है, तो इसका सेफ्टी भी कम है, ठीक है। डिजिऑक्सिन का थेरापेटिक विंडो कम है तो इसका सेफ्टी भी कम है। थेरापेटिक लेवल ऑफ डिजिऑक्सिन इज 0.5145 नैनोग्राम पर ml। इसका जो हमारे पास थेरापेटिक लेवल है ब्लड में कितना होना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट इफेक्ट देगा, 0.5145 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। और अगर 2 से ये ज़्यादा हो गया तो फिर ये टॉक्सिक इफेक्ट देगा। It is administered such a way that the patient get maximum benefits when minimum adverse effect। Previously rapid digitalization was done but absolute now। तो हमारे पास इसे हम ऐसे तरीके से देंगे कि इसका हमारे पास बेनिफिट ज़्यादा हो और एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स इसके हमारे पास कम हो। Previously rapid digitalization was done। rapid digitalization हम पहले भी करते थे, लेकिन अब जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा सेफ तरीका नहीं है। पहले हम करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे पास एक सेफ तरीका नहीं है क्योंकि इस वजह से साइड इफेक्ट आते हैं। रैपिड IV seldom used now as extreme measure in CHF and atrial fibrillation।
तो हमारे पास जो IV है, डिजिएक्सिन को IV हम बहुत ज़्यादा कम दे देते हैं, रेयरली दे देते हैं। किस किस चीज़ में? क्रोनिक हार्ट फेलर में दे देते हैं और एट्रियल फिब्रिलेशन में। 0.25 मिलीग्राम स्लो IV स्टेट फॉलोड बाई 0.1 मिलीग्राम एवरी हावरली। तो अगर IV हमने दे देना है तो सबसे पहले 0.25 मिलीग्राम IV स्टेट देना है, उसके बाद फिर हर 1 घंटे में कितना देना है? 0.1 मिलीग्राम देना है। स्लो डिजिटलाइजेशन, डिजिएक्सिन 0.25 मिलीग्राम और इवन 0.125 मिलीग्राम डेली इन द इवनिंग। स्लो डिजिटलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने 0.25 मिलीग्राम डिजिएक्सिन देना है या 0.125 मिलीग्राम डिजिएक्सिन डेली देना है रोजाना। किस टाइम में? इवनिंग में। फुल रिस्पांस इन 5 to 7 डे। तो फिर हमारे पास इसका जो रिस्पांस है, ये पेशेंट रिस्पांस करेगा इस ड्रग को 5 to 7 डेज में। इफ नो इम्प्रूवमेंट एडमिनिस्टर 0.375 फॉर 1 वीक। सबसे पहले हमने 0.25 मिलीग्राम दिया डेली इवनिंग में, तो ये तो 5 to 7 डे में रिस्पांस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर हमने 0.375 मिलीग्राम देना है 1 वीक के लिए। 0.375 मिलीग्राम देना है 1 वीक के लिए। इफ नो एडमिनिस्टर 0.5 मिलीग्राम इन नेक्स्ट वीक। सबसे पहले 0.15 मिलीग्राम दिया डेली इवनिंग में, उसकी वजह से रिस्पांस आएगा 5 to 7 डे में। और इसकी वजह से रिस्पांस नहीं आया तो फिर हम 0.375 मिलीग्राम देंगे 1 वीक के लिए। अगर इसकी वजह से भी रिस्पांस नहीं आया तो फिर 0.5 मिलीग्राम देंगे नेक्स्ट वीक में। मॉनिटर पेशेंट फॉर द ब्लड लेवल इफ नो मॉनिटर इन इम्प्रूवमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके ब्लड लेवल, इसके ब्लड के प्लाज्मा में हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है। हमें इसकी वजह से पता चलेगा कि मतलब ये कि वो रिस्पांस कर रहा है कि नहीं। ठीक है। मॉनिटर पेशेंट फॉर द ब्लड लेवल इफ नो मॉनिटर इन इम्प्रूवमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि उसके साइन सिम्टम्स हमारे पास रिलीफ हो रहे हैं कि वो रिलीफ नहीं हो रहे उसे। अगर और दूसरी बात है, अगर इस बंदे को ब्रेडिकार्डिया आ रहा है तो आपने फिर ड्रग को स्टॉप करना है। रैपिड डिजिटलाइजेशन, ये हमने स्लो डिजिटलाइजेशन की बात की। अब रैपिड डिजिटलाइजेशन में क्या है? ओरली 0.5 to 1 मिलीग्राम स्टेट देन 0.25 मिलीग्राम एवरी 6 आवर। तो हमने पहले ऐसा करना है कि 0.5 to 1 मिलीग्राम स्टेट देना है, फिर हमने 0.25 मिलीग्राम देना है हर 6 घंटे में। फिर हमने 0.25 मिलीग्राम देना है। मॉनिटर फॉर टॉक्सिसिटी, पेशेंट इज डिजिटलाइज्ड विद इन 24 आवर ड्रग इंटरेक्शन। तो आपने टॉक्सिसिटी देखनी है ना, प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखना है कि वहाँ पर ड्रग का लेवल कितना है। दूसरी बात यह है कि पेशेंट को हम डिजिटलाइज करेंगे विद इन 24 आवर में। मेनी कॉमनली यूज ड्रग इंटरेक्ट विद द डिजिटलाइज कंपाउंड्स। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो कि हमारे पास अगर हम डिजिएक्सिन के साथ देंगे तो ड्रग इंटरेक्शन क्रिएट करेगा। The class 1 है antiarrhythmic quinidine competes with digoxin for the binding site and depress renal clearance of digoxin। जब हम digoxin देंगे और class 1 antiarrhythmic देंगे लाइक क्विनिडीन हो गया, तो हमारे पास जो है ये क्विनिडीन जो है ये हमारे पास digoxin जिस जगह पे अटैच होता है तो क्विनिडीन भी हमारे पास उस जगह पे अटैच हो जाएगा और डिजिएक्सिन को रिप्लेस करेगा। तो फिर हमारे पास डिजिएक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा और फिर किडनी सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजिएक्सिन जो है वो किडनी फिर क्लियर नहीं कर सकता। डिजिएक्सिन ज़्यादा होगा तो किडनी इसे क्लियर नहीं कर सकता, तो वो हमारे पास आपको टॉक्सिसिटी देगा। दिस इफेक्ट इंक्रीज डिजिएक्सिन लेवल एंड कैन प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी। तो इसकी वजह से डिजिएक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा और टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। देखो क्लास 1 एंटीआर्rhythmic ड्रग हमने दी और डिजिएक्सिन दिया, तो इन दोनों में इंटरेक्शन है। क्विनिडीन क्या करेगा? डिजिएक्सिन को रिप्लेस करेगा, तो डिजिएक्सिन बाहर नहीं जाएगा और इसका लेवल जो है ब्लड में ज़्यादा होगा, तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट देगा। सिमिलर इंटरेक्शन अगर विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और ये जो सेम इंटरेक्शन ये हमारे पास किसके साथ कर सकते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ भी इंटरेक्शन करेगा और इंसेट के साथ भी इंटरेक्शन करेगा। अदर ड्रग interact with digitalized compounds are amiodarone, class 3 anti-arrhythmic and beta blockers। और ये हमारे पास जो है
क्लास 3 एंटी एरिथमिक यानी इमिडाजोल के साथ भी इंटरेक्शन कर सकता है और बीटा ब्लॉकर के साथ भी इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो इन ड्रग के साथ हमने डिजैक्सिन नहीं देना है। ठीक है, या जब हम पेशेंट को डिजैक्सिन दे देते तो हमने ये ड्रग नहीं देनी। Diuretics can indirectly interact with digoxin because of their potential for decreasing plasma potassium level, producing hypokalemia। देखो, जब भी हमारे पास पोटेशियम कम होता है, और आप लोगों को तो पता है कि डिजैक्सिन जो है पोटेशियम पे अटैच होता है, सोडियम पोटेशियम एडिपेज पर, स्पेसिफिकली पोटेशियम की जगह पर अटैच होता है। तो जब भी पोटेशियम कम होगा और डिजैक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से डिजैक्सिन बहुत ज़्यादा होगा तो डिजैक्सिन टॉक्सिसिटी देगा। ठीक है, डायबिटीज की बात करें तो इसकी वजह से क्या आएगा, वो हमारे पास पोटेशियम को बाहर निकाल देता है यूरिन में, तो इसकी वजह से हाइपोकलीमिया आएगा। हाइपोकलीमिया रिजल्ट इन इंक्रीज डिजैक्सिन बाइंडिंग टू द सोडियम पोटेशियम एडिपेज, पॉसिबली थ्रू इंक्रीज फास्फोराइलेशन ऑफ द एंजाइम एंड देयरबाय एनहांस डिजैक्सिन थेरेप्यूटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट। तो जब भी हमारे पास हाइपोकलीमिया है, पोटेशियम लेवल कम है, तो डिजैक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएगा, और फिर हमारे पास डिजैक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा। तो जब डिजैक्सिन का लेवल हमारे पास ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास थेरेप्यूटिक लेवल को भी इंक्रीज करेगा और इसके साथ टॉक्सिक इफेक्ट भी देगा, टॉक्सिसिटी देगा। हाइपरकैल्सीमिया एनहांस डिजिटलिस इंड्यूस इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम which can lead to calcium overload and increase susceptibility to डिजिटलिस इंड्यूस एरिथमिया। ज़ाहिर बात है कि डिजैक्सिन जब हम देते तो इसकी वजह से भी कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर इस पेशेंट को हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया है, अगर इसका लेवल, कैल्शियम का लेवल पहले से इसकी बॉडी में, ब्लड में ज़्यादा है और हमने डिजैक्सिन भी दिया तो कैल्शियम को और इंक्रीज करेगा, और जब कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिजिटलिस इंड्यूस एरिथमिया होगा। ठीक है, यानी मतलब ये है कि डिजिटलिस की वजह से हमारे पास इस पेशेंट में एरिथमिया आएगा। थेरेप्यूटिक यूज ऑफ डिजिटलिस कंपाउंड्स, इसे हम हार्ट फेलर में देते हैं। तो हार्ट फेलर में क्या करेगा, एनोट्रोपी को इंक्रीज करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा ये डिजिटलिस। एजेक्शन फ्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। एजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये है कि द परसेंटेज ऑफ ब्लड विच इज एजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन पंप, एक ही कॉन्ट्रैक्शन में जितना परसेंटेज ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल दे रहा है, इसे हम कहेंगे एजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, एजेक्शन फ्रैक्शन जितना परसेंटेज ऑफ ब्लड एक ही कॉन्ट्रैक्शन में लेफ्ट वेंट्रिकल दे रहा है, इसे हम कहते हैं एजेक्शन फ्रैक्शन। तो इसकी वजह से हमारे पास एजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्री लोड कम होगा। प्री लोड इज द लोड ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एट द रिलैक्सेशन पर। जब भी हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड आ रहा है रिलैक्सेशन पेज पर, इसे हम प्री लोड कहते हैं। तो डिजिटलिस की वजह से प्री लोड कम होगा। डिक्रीज पल्मोनरी कंजेशन एडिमा एरिथमिया, इसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी कंजेशन भी कम होगा, एडिमा भी कम होगा, एरिथमिया भी कम होगा। पल्मोनरी कंजेशन का मतलब है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, जब आपके लंग्स में हमारे पास फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाए, इसे हम कहेंगे पल्मोनरी कंजेशन। डिक्रीज एवी नोडल कंडक्शन पैरासिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट, जाहिर बात है कि डिजैक्सिन जो है वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, तो इसकी वजह से एवी नोड पे कंडक्शन कम होगा। डिक्रीज वेंट्रिकुलर रेट इन एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर का मतलब, एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में जब भी हम डिजिटलिस दे देते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास वेंट्रिकुलर रेट जो है वो हमारे पास कम होगा। एट्रियल फ्लटर का मतलब ये है जब भी हार्ट रेट तकरीबन 350 होता है, और एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब ये है कि जब भी हार्ट रेट 350 से ज़्यादा होता है। ठीक है, लाइक 500 बीट्स पर मिनट। एट्रियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर, atrial fibrillation and flutter lead to rapid ventricular rate that can impair ventricular filling due to decreased filling time and reduce cardiac output। जब भी हमारे पास एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो इसकी वजह से हमारे पास जो वेंट्रिकुलर रेट है, ठीक है, वेंट्रिकुलर रेट ज़्यादा होगा। तो जब वेंट्रिकुलर रेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब वेंट्रिकल फिल होंगे ब्लड से, जब वेंट्रिकल ब्लड से फिल होंगे तो उसका जो फिलिंग टाइम है वो हमारे पास कम होगा, और जब फिलिंग टाइम कम होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। फर्दर मोर क्रोनिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कैन लीड टू हार्ट फेल,
और अगर आपको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया आ रहा है और वो क्रोनिक है फॉर अ लॉन्ग टाइम है, तो उसकी वजह से हार्ट फेलर भी हो सकता है। डिजिटल्स compounds such as digoxin are useful for reducing ventricular rate when it is being driven by a high atrial rate। तो जब भी हम डिजिटल्स दे देते हैं सच एज डिजैक्सिन, तो इसकी वजह से अगर आपका वेंट्रिकुलर रेट बहुत ही ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वेंट्रिकुलर रेट हमारे पास कम होगा, ठीक है। और वेंट्रिकुलर रेट ज़्यादा कम कब होगा, ये जब एट्रियल रेट ज़्यादा होगा तो वेंट्रिकुलर रेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास एट्रियम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वेंट्रिकल्स में आते हैं। तो जब भी हमारे पास एट्रियल रेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका वेंट्रिकुलर रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जब भी हम डिजैक्सिन दे देते हैं तो वेंट्रिकुलर रेट को कम करेंगे। और ये वेंट्रिकुलर रेट ज़्यादा किसकी वजह से था, ये एट्रियल रेट के ज़्यादा होने की वजह से था। जब एट्रियल रेट ज़्यादा होगा तो वेंट्रिकुलर रेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एट्रियल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो वेंट्रिकल में आ रही है, वहाँ से इम्पल्स वेंट्रिकल में आ रहे हैं। द मैकेनिज्म ऑफ दिस beneficial effect of digoxin and its ability to activate vagal afferent nerves to the heart parasympathetic effect। तो हमारे पास डिजैक्सिन क्या करता है कि हमारे पास वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा तो एस ए नोड पे और ए वी नोड पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कम होंगे, ठीक है। एस ए नोड और ए वी नोड थोड़ा सा सप्रेस होगा। Vagal activation can reduce the conduction of electrical impulse within the AV node to the point where some of impulse will be blocked। तो जब भी डिजैक्सिन हम देते हैं तो ये हमारे पास वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से एवी नोड पे हमारे पास कंडक्शन जो है वो कम होगा, उस पर इम्पल्स जो है कम होंगे, थोड़े से इम्पल्स वहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। When this occur, few impulse reach the ventricle and ventricular rate fall। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब एट्रियल में हमारे पास एक्टिविटी ज़्यादा तो वेंट्रिकल में एक्टिविटी ज़्यादा। तो जब हम ये डिजैक्सिन दे देते हैं तो ये हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास अब जो है डिजैक्सिन ने हमने दिया और एवी नोड के इसने इनहिबिट किया, एवी नोड को ब्लॉक किया, एवी नोड की एक्टिविटी को कम की, तो इसकी वजह से वेंट्रिकल में हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कम होगी। तो जब वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम होगी तो वेंट्रिकल रेट जो है कम होगा, क्योंकि इस एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में तो एवी नोड लगा हुआ है ना। तो जब भी हम एवी नोड की एक्टिविटी को कम करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल में एक्टिविटी कम हो जाएगा और वेंट्रिकुलर रेट कम हो जाएगा। डिजैक्सिन ऑल्सो इंक्रीज द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव फील्ड विद इन द एवी नोड। डिजैक्सिन एक दूसरा काम एवी नोड पे ये करता है कि वहाँ पर हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव फील्ड है वो ज़्यादा होगा। इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव फील्ड का मतलब ये है कि ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर हमारे पास सेल जो है वो रेस्ट करता है, ठीक है। एक इम्पल्स इसने क्रिएट किया, फिर ये सेल जो है एक टाइम लेता है, उसके बाद दूसरा इम्पल्स जो है फायर करता है। तो जब एवी नोड पे हमारे पास इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा होगा, जब ये टाइम ज़्यादा होगा तो जो नेक्स्ट इम्पल्स क्रिएट हो रहा है वो टाइम ज़्यादा लेगा, तो उसकी वजह से भी हमारे पास वेंट्रिकुलर रेट कम होगा। डिजैक्सिन एंड एक्सरसाइज। डिजैक्सिन हैज़ बीन शोन टू इंक्रीज एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इन पेशेंट विद माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलर। अगर किसी भी पेशेंट में माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलर है और हमने डिजैक्सिन दिया तो उसकी वजह से वो जो बंदा है अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी एक्सरसाइज एबिलिटी अच्छी होगी, वो एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। डिजैक्सिन डज नॉट इंक्रीज एक्सरसाइज कैपेसिटी इन नॉर्मल सब्जेक्ट। अगर नॉर्मल पेशेंट को आपने डिजैक्सिन दिया तो उसमें हमारे पास एक्सरसाइज परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। Rejection is very dangerous in athletes, especially marathon runner, due to increased risk of kidney failure from the dehydration, which result in the accumulation of digoxin, since the kidney normally help in eliminate digoxin from the blood। तो डिजैक्सिन अगर एथलीट पेशेंट में आपने डिजैक्सिन दिया, तो अगर एथलीट पेशेंट को आपने डिजैक्सिन दिया और डिहाइड्रेशन की वजह से उसका किडनी फेल हो गया, तो हमारे पास डिजैक्सिन तो किडनी के जरिए बाहर जाता है, तो उसका किडनी जब फेल हो गया तो डिजैक्सिन बाहर जाएगा नहीं, तो डिजैक्सिन हमारे किडनी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसे हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट देगा। एडवर्स रिएक्शन साइड इफेक्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये हमारे पास फटीग, इसके साथ आएगा थकावट, हेडेक आएगा, सर दर्द और वीकनेस कमजोरी आएगी इसके साथ।
आई ईयर नोज थ्रोट की बात करें तो इसकी वजह से हमारे पास ब्लड विजन आएगा, चीज़ें आपको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देंगे। येलो और ग्रीन विजन, उसकी वजह से हमारे पास आपको जो चीज़ें हैं वो येलो दिखाई देंगी ज़्यादातर या ग्रीन, ठीक है। और जब चीज़ें येलो दिखाई देती है तो इसे हम ज़ेनथूप्सिया का नाम देते हैं। कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो इसकी वजह से एरिथमिया आ सकता है, ब्रेडिकार्डिया आ सकता है। एरिथमिया मतलब ये है कि एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट। जब नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो 60 to 100 है, 60 से बहुत ज़्यादा हार्ट रेट कम हो रहे हैं या 60 से या हमारे पास 100 से हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ये एरिथमिया है। इसकी वजह से हार्ट रेट कम होगा, ब्रेडिकार्डिया आएगा। ईसीजी पैटर्न में भी चेंजेस आएंगे, इसकी वजह से आपका जो एवी नोड है वो भी ब्लॉक हो सकता है और एस एन नोड भी हमारे पास ब्लॉक हो सकता है। एस एन नोड जो है वो पेसमेकर है, वो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेट करता है। फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एस एन नोड से एट्रियम में आते हैं, फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एवी नोड में आते हैं और फिर परकिंजी फाइबर और बंडल ऑफ हिस में आते हैं और फिर वेंट्रिकल्स में आते हैं। तो इसकी वजह से एवी नोड ब्लॉक हो सकता है, एस एन नोड भी ब्लॉक हो सकता है। जब एवी नोड ब्लॉक हो जाए तो इसे हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की बात करें तो जीआईटी की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास एनोरेक्सिया आएगा, नाज़िया आएगा, वोमिटिंग आएगा और डायरिया आएगा। अगर ब्लड की बात करें हेमट तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आएगा। इसका मतलब यह है कि आपके ब्लड में हमारे पास प्लेटलेट जो है वो कम होंगे, जब प्लेटलेट कम होंगे तो इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विद एक्यूट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, जब भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा तो उसकी वजह से आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जितने भी आयंस हैं, तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। अब डिजेक्शन को कंट्राइंडिकेशन प्रिकॉशन, डिजेक्शन को हम कहाँ पर नहीं दे सकते। हाइपर सेंसिटिव वाले पेशेंट को आप डिजेक्शन नहीं दे सकते, मतलब एलर्जी। टिश्यू डैमेजिंग इम्यून रिएक्शन इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। अनकंट्रोल्ड वेंट्रिकुलर एरिथमिया, किसी भी पेशेंट में वेंट्रिकुलर एरिथमिया है तो डिजेक्शन उसे नहीं देना है। एवी ब्लॉक इन एब्सेंस ऑफ पेसमेकर, अगर किसी भी पेशेंट में हमारे पास एवी ब्लॉक है, एवी नोड ब्लॉक है तो डिजेक्शन उसे नहीं देना है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में भी डिजेक्शन नहीं देना है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो लेयर जो कि हमारे पास हार्ट के सराउंड है पेरिकार्डियम, उसमें हमारे पास एंडोकार्डियम है, मायोकार्डियम है, ठीक है, एपिकार्डियम है, ये सारे लेयर्स हैं। तो इसमें जब भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसे हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि इस इन्फ्लेमेशन के साथ पेरिकार्डियम में फाइब्रोसिस हो जाएगा, वहाँ पर एक हार्ड टिश्यू मास बन जाएगा, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, वहाँ पर नहीं देने। नॉन अल्कोहल इंटॉलरेंस एलेक्सिरानी, अगर डिजेक्शन को आप लिक्विड फॉर्म में दे दो और उसमें हमारे पास अल्कोहल ऐड हुआ है तो कोई भी पेशेंट अगर अल्कोहल को टॉलरेट नहीं कर सकता तो आपने डिजेक्शन एज ए एलिक्सियर नहीं देना है, क्योंकि एलिक्सियर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म जब आप दोगे उसमें अल्कोहल है और ये पेशेंट अल्कोहल को टॉलरेट नहीं कर सकता तो आपने इस पेशेंट को डिजेक्शन एज ए एलिक्सियर नहीं देना है, ठीक है। यूज कॉशियसली इन हाइपोकैलेमिया, ठीक है। अगर हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट को आप डिजेक्शन देंगे तो इसकी वजह से डिजेक्शन का लेवल ज़्यादा होगा और टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। अगर हाइपरकैल्सीमिया वाले पेशेंट में आप डिजेक्शन देंगे जिसकी बॉडी में ऑलरेडी हमारे पास कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, तो जब आप डिजेक्शन देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम और ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। हाइपोमैग्नीशियम, अगर किसी भी पेशेंट के बॉडी में या ब्लड में हमारे पास मैग्नीशियम कम है तो आप डिजेक्शन को देंगे तो इसकी वजह से भी हमारे पास डिजेक्शन टॉक्सिसिटी हो सकती है। डायरेटिक्स यूज में काज इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज इंक्लूडिंग हाइपोकैलेमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो जब भी आप डायरेटिक्स देंगे तो इसका मतलब ये है कि डायरेटिक्स की वजह से हमारे पास हाइपोकैलेमिया आएगा, पोटेशियम का लेवल जो है कम होगा और MI भी हो सकता है, ठीक है। तो डिजेक्शन को आपने डायरेटिक्स के साथ नहीं देना है। रीनल इम्पेयरमेंट, डोज डिक्रीज होगा, अगर कोई भी पेशेंट है उसमें हमारे पास किडनी उसके ख़राब है तो उसके लिए आपने कम डोज देना है, डोज एडजस्टमेंट करना है। ओबेसिटी बेस डोज ऑन आइडियल बॉडी वेट, अगर कोई भी पेशेंट ओबीज है तो उसके बॉडी वेट से आपने कैलकुलेट करके डोज देना है।
गिरी, very sensitive to toxic effect, dose adjustment required for age related changes in renal function and body weight। गिरी का मतलब होता है ओल्डर पेशेंट, तो ओल्डर पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डिजॉक्सिन के टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, ओल्डर पेशेंट को आप डिजॉक्सिन देंगे तो उसमें टॉक्सिक इफेक्ट बहुत जल्दी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपने हमारे पास क्या करना है कि डोज एडजस्टमेंट करना है, और इस डोज एडजस्टमेंट को किडनी के फंक्शन के हिसाब से करना है और उसकी बॉडी वेट के हिसाब से, किडनी के फंक्शन के हिसाब से और उसकी बॉडी वेट के हिसाब से आपने डोज देना। ऑब्स्टेट्रिक, वो भी ऑब्स्टेट्रिक की बात करें, although safety has not been established has been used without adverse effect on the fetus। ऑब्स्टेट्रिक की बात करें तो आप इसे प्रेगनेंसी में दे सकते हो। ठीक है, although safety has not been established, अभी तक इसका सेफ्टी नहीं है, लेकिन फिर भी विदाउट एडवर्स इफेक्ट आप इसे दे सकते हो कि फीटस पे इसके इतने एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। लैक्टेशन की बात करें, सिमिलर कंसंट्रेशन इन द सीरम एंड ब्रेस्ट मिल्क रिजल्ट इन सब थेराप्यूटिक लेवल इन इन्फेंट्स, यूज विद कॉशन। इसे आपने हमारे पास जो है आप लैक्टेशन में दे सकते हो, लेकिन आपने इसे कॉशन के साथ देने, एहतियात के साथ देने, क्योंकि हमारे पास जितना भी कंसंट्रेशन इसका ब्लड में और ब्रेस्ट मिल्क में होता है, और अगर ये मिल्क जो है ये इन्फेंट में जा रहा है, तो जब ये मिल्क इन्फेंट में जाएगा तो उसमें ये हमारे पास सब थेराप्यूटिक लेवल होगा। सब थेराप्यूटिक लेवल का मतलब ये है कि थेराप्यूटिक इफेक्ट से जो लेवल है ये कम होगा, तो आप उसे कॉशन के साथ दे सकते हो। रिजेक्शन टॉक्सिसिटी much less common in modern medicines, causes 50% of pressure on chronic therapy, 10% took accidental large dose, 40% as suicidal attempts, rarely due to ingestion of certain plants। तो हमारे पास डिजेक्शन टॉक्सिसिटी बात करें तो 50% पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि वो हमारे पास क्रोनिक थेरापी वगैरह होते हैं। ठीक है, और उससे हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलर और इससे हमने डिजेक्शन पे लार्ज टाइम के लिए लगाया हुआ है, तो इन पेशेंट में 50% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारे पास डिजेक्शन टॉक्सिसिटी हो सकता है। अब 10% पेशेंट ऐसे होते हैं टुक एक्सीडेंटल लार्ज डोज, उसने एक्सीडेंटल जो है लार्ज डोज लिया। ठीक है, लार्ज डोज लिया 10% लोगों ने, तो उसकी वजह से भी डिजेक्शन टॉक्सिसिटी हो सकती है। और 40% लोग तो ऐसे होते हैं कि उसने डिजेक्शन का लेवल इतना ज़्यादा ही लिया डिजेक्शन कि वो हमारे पास सुसाइड अटेम्प्ट के लिए उसने लिया कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। तो 40% लोगों में डिजेक्शन टॉक्सिसिटी इस तरह से हो सकती है, और बहुत ज़्यादा कम लोगों में इस तरह से हो सकता है कि फॉक्सग्लूप्लांट की वजह से हो सकते हैं। अगर उन्होंने फॉक्सग्लूप्लांट खा लिया तो उसकी वजह से ये डिजेक्शन टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। नॉर्मल ब्लड डिजेक्शन लेवल 0.5 to 1.5 नैनोग्राम पर ml, ग्रेटर देन 2 नैनोग्राम पर ml due to डिजेक्शन टॉक्सिसिटी exacerbated by हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया। डिजेक्शन का नॉर्मल हमारे पास जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 0.5 से लेकर 1.5 नैनोग्राम पर ml है। अगर 2 से ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो डिजेक्शन टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। दूसरी बात है कि अगर कोई पेशेंट है और उसमें पोटेशियम कम है या कैल्शियम उसमें ज़्यादा है और आप डिजेक्शन दोगे तो उसकी वजह से भी डिजेक्शन टॉक्सिसिटी आएगी। द प्रेजेंस ऑफ हाइपरकैलेमिया ग्रेटर देन 5 इज अ बैड प्रोग्नोस्टिक साइन। नॉर्मल जो हमारे पास पोटेशियम का लेवल है वो हमारे पास तकरीबन 5 से लेकर 5.5 इतना हो सकता है। अगर पोटेशियम जो है वो 5 से कम होगा तो मोर्टेलिटी रेट 0 है। मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट 0 है, और अगर पोटेशियम 5 से लेकर 5.5 तक होगा तो उसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% है, और अगर ग्रेटर देन 5.5 होगा तो मोर्टेलिटी रेट 100% है। साइन एंड सिम्टम्स इसके साथ फटीग आएगा, नासिया आएगा, वोमिटिंग आएगा, एब्डोमिनल पेन आएगा, हेडेक आएगा, डिजीनेस आएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन आएगा, कन्फ्यूजन इसके साथ आएगा, और डिलीरियम आएगा, और हेलुसिनेशन, येलो विजन, ज़ेनथोप्सिया, ये चीज़ें इसके साथ आएगी। कन्फ्यूजन मतलब ये है कि पेशेंट हमारे पास कन्फ्यूज होता है। डिलीरियम का मतलब होता है, डिलीरियम ही कन्फ्यूजन है बट विद हाइपर एक्टिविटी कन्फ्यूजन है। ठीक है, डिलीरियम का मतलब होता है कन्फ्यूजन विद हाइपर एक्टिविटी। अगर कोई भी पेशेंट है हॉस्पिटल में और आप उसके पास गए और वो पेशेंट जो है डिलीरियम है, तो हो सकता है कि वो पेशेंट आपको एक थप्पड़ रसीद करे। ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूज है और कंफ्यूज के साथ हमारे पास हाइपर एक्टिविटी है। ये जो उसने आपको ये थप्पड़ दिया तो ये हाइपर एक्टिव स्टेट में है ये पेशेंट।
तो डिलीरियम का मतलब होता है कन्फ्यूजन विद हाइपर एक्टिविटी, और हेलुसिनेशन का मतलब होता है परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। आपको ऐसे ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो कि हकीकत में नहीं है। लेट सपोज आप अपने रूम में बैठे हुए और आप ये सोच रहे हो कि ये रूम जो है वो हमारे पास जो ये रूम है ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है, ये रूम जो है ये घूम रहा है आप पे, लेकिन दर हकीकत में ये रूम घूमता नहीं। तो ये हेलुसिनेशन है। इसके साथ येलो विजन आएगा, चीज़ें जो है वो येलो दिखाई देंगी, जेंटोप्सिया। अब हमारे पास जो है वो है हमारे पास स्टिपी, ठीक है। स्टिपी का मतलब होता है सस्टेन पोलीमोर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। ये हमारे पास सीवियर फॉर्म ऑफ टेकिकार्डिया होता है जिसमें हमारे पास इरेगुलर और रैपिड हार्ट बीट होता है, ठीक है। तो आपने अब डिजेक्शन की वजह से अगर ये हो गया, ठीक है, डिजेक्शन की वजह से सस्टेन पोलीमोर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो गया, तो आपने अब क्या करना है? सबसे पहले तो डिजेक्शन को आपने स्टॉप करना है, डिसकंटिन्यूस करना है, स्टॉप द ड्रग। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने हैं। अगर पोटाशियम कम है, मैग्नीशियम कम है और अगर कैल्शियम ज़्यादा है, तो अगर आपने डिजेक्शन दिया तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी आएगी, ठीक है। तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स आपने चेक करने हैं और वो करेक्ट करने हैं। ब्रेडिकार्डिया को मैनेज करना है तो उसके लिए आप एट्रोपिन और पेसिंग दे सकते हो। एट्रोपिन आप दे सकते हो, एट्रोपिन हमारे पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे हमारे पास काम करता है। तो ब्रेडिकार्डिया के लिए आपने एट्रोपिन दे सकते हो, ठीक है। ये मस्कुलिनिक ब्लॉकर है। मैनेज टेकीकार्डिया के लिए आपने हमारे पास लिडोकैन, पिनोटाइन और मेक्सिडिटीन। लिडोकैन और पिनोटाइन आप दे सकते हो। हमारे पास जो है ये सोडियम ब्लॉकर्स है। एंटी एरिथमिक में ये हमारे पास जो है सोडियम ब्लॉकर थे और ये हमारे पास क्लास 1 बी ड्रग से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लिग्नोकेर और पिनोटाइन। तो टेकीकार्डिया तो आप ये दे सकते हो। इसके लिए जो एंटीडोट यूज होता है वो हमारे पास डिजिबाइंड एंटीबॉडी है, ठीक है। डिजिबाइंड एंटीबॉडी, देखो हमारे पास जो भी एंटीबॉडी होती है उसके साथ दो पोर्शन होते हैं। एक हमारे पास FC पोर्शन होता है और एक हमारे पास FAB पोर्शन होता है, ठीक है। FC मतलब फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइज पोर्शन और FAB मतलब फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग पार्ट। तो ये हमारे पास जो है इम्यून रिस्पांस क्रिएट करता है। ये जो हमारे पास FC पोर्शन है इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और FAB के जरिए हमारे पास जो है एंटीजन, ये हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग पार्ट है, इसकी जगह पर एंटीजन बाइंड होता है। जब ये एंटीबॉडी हम दे देते हैं तो हमारे पास बॉडी में ऐसा होता है कि इससे FC पोर्शन जो है गायब होता है, ठीक है, सिर्फ FAB पोर्शन रह जाता है। इसलिए लिखा है डिजेक्शन स्पेसिफिक FAB फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इसमें आपने फिर डिजिबाइंड एंटीडोट जो है वो देना है।